देखो, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कानून बनाना। ठीक है, लेजिस्लेशन, पहले वर्ड को समझो। ठीक है, लेजिस्लेट का मतलब होता है लॉ बनाना। ठीक है, तो लॉ मेकिंग को वन वर्ड में लेजिस्लेट कहते हैं, लेजिस्लेशन को लॉ कहते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेट करना मतलब लॉ बनाना, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, लॉ का ही सिनोनिम होता है लेजिस्लेशन। अब कानून कहाँ बनाया जाता है, ये कहाँ तय किया जाता है। भारत के लिए, जो भारत में रह रहे लोगों के लिए जो भी नियम कानून तय किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं। वो दो लेवल पे किए जाते हैं, तीन लेवल पे किए जाते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री लेवल पे किया जाता है। पार्लियामेंट के लेवल पे मतलब दिल्ली में बैठ के वहाँ पे एमपीज़ जो है, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, वो लोग हमारे लिए कानून तय करते हैं। उसके बाद हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिसको कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, हिंदी में उसको विधानसभा कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा कहते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कानून तय किए जाते हैं, जो कि सिर्फ बंगाल के लिए, मतलब अगर बंगाल के रेस्पेक्ट पे देखा जाए तो। और फिर लोकल लेवल पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, ठीक है, तो वो भी छोटे मोटे नियम कानून जो है हमारे लिए बनाती है। तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कैसे किया जाता है, कैसे कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में। तो पहला तो हम देखते हैं बिल क्या होता है। बिल ये होता है कि भाई किसी के मन में ये आया कि हमें ये कानून बनाने चाहिए, तो वो एक सरकारी पेपर में उसको लिख करके ले करके आता है, मतलब एक प्रपोज़ल होता है। ठीक है, तो एक प्रपोज़ल होता है लेजिस्लेशन के लिए, उसको हम कहते हैं बिल। ठीक है, अब बिल दो तरीके की होती है, एक होती है पब्लिक बिल्स और एक होती है प्राइवेट बिल्स। पब्लिक बिल्स वो बिल्स होती है जो कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। अब देखो, पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर भी है और नॉन मिनिस्टर भी है। अब पार्लियामेंट में जितने लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग हैं, सभी के सभी थोड़ी ना मिनिस्टर हैं। तो जो लोग मिनिस्टर हैं वो अगर बिल को इंट्रोड्यूस करें तो हम उसे पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। ठीक है, और जो नॉन मिनिस्टर अगर उसको इंट्रोड्यूस करे तो हम उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। ठीक है, अब पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस पहले से देना पड़ता है, मतलब 7 दिन पहले बताना पड़ता है कि हमें इस तरीके की बिल लेकर के आनी है। इस चीज़ पे, वो टैक्स पे बिल हो सकता है, वो किसी तरीके के सोशल कस्टम जैसे कि ट्रिपल तलाक पे बिल हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बिल हो सकता है, या किसी और चीज़ पे बिल हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डेज़ का प्रायर नोटिस पहले से देना पड़ता है। वहीं पे प्राइवेट बिल्स के लिए वही 1 महीना होता है, 1 महीना पहले नोटिस देना होता है। तो बिल क्या होता है, ठीक है, वो हमने समझा। अब बिल के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये ऊपर कैसे जाएगा। ठीक, अब बिल के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। समझो, रुको। ठीक है, 3 करके इसको 3 नहीं से 7 कर देते हैं तो फिर ठीक होगा। हाँ, तो देखो, बिल के क्लासिफिकेशन को समझो। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राइट, तो ये बिल के 4 टाइप है, याद रखना। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल को हम डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो है, मान लो हर वो बिल जो कि मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, हर वो बिल जो ये 3 बिल नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आता है। अब ऑर्डिनरी बिल को पास करने के नियम कानून क्या हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के टोटल 3 फेज़ होते हैं, 3 रीडिंग होती है। पहला होता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि समझो, फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसे पढ़ा जाता है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग मतलब एक फ़ेज़ है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब सवाल ये है कि ऑर्डिनरी बिल को हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में। जैसे कि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा, क्या ऑर्डिनरी बिल पब्लिक हो सकता है कि प्राइवेट हो सकता है।
ऑर्डिनरी बिल पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। समझो, इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि दोनों में से किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्टर भी कर सकता है, अगर मिनिस्टर करेगा तो उसको हम जो है पब्लिक ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे, और अगर कोई और करेगा, नॉन मिनिस्टर करेगा, तो हम उसे प्राइवेट ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे। ठीक है, एक बार वो बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट उसे गेजेट ऑफ इंडिया, गेजेट ऑफ इंडिया क्या है, ये सरकारी न्यूज़पेपर है। जैसे द हिंदू होता है, द इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये प्राइवेट न्यूज़पेपर होती है। वैसे ही गवर्नमेंट का अपना एक सरकारी न्यूज़पेपर होता है जिसे हम कहते हैं गेजेट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को जब कोई बात पब्लिश करनी होती है तो वो गेजेट ऑफ इंडिया में ऑफिशियली पब्लिश करती है। तो फिर गवर्नमेंट जो है उसे, एक बार वो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद गवर्नमेंट उसे गेजेट ऑफ इंडिया में जो है पब्लिश करती है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। यहाँ तक हो गया, मतलब कि उस बिल का फर्स्ट रीडिंग हो गया। ठीक है, अब होता है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग में पहले जनरल डिस्कशन शुरू होते हैं। अब जनरल डिस्कशन में क्या हो सकता है, जनरल डिस्कशन में क्या हो सकता है, जनरल डिस्कशन में या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फर्दर प्रोसीजर के लिए, समझना। जनरल डिस्कशन में अब हम सेकेंड रीडिंग को पढ़ रहे हैं। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन जो है, तो जनरल डिस्कशन में या तो उस बिल को कंसिडर कर लिया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फर्दर प्रोसीजर के लिए, नहीं तो उसे सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा स्क्रूटिनी के लिए, समझना। या तो उसे सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो सकता है कि या तो उसे पब्लिक ओपिनियन के लिए पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए कि पब्लिक का इसमें क्या ओपिनियन है। तो सेकेंड रीडिंग का जो पहला स्टेप है वो है जनरल डिस्कशन, और जनरल डिस्कशन जो है वो या तो जनरल डिस्कशन में जो है एनी वन होता है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक चीज़ किया जाता है। ठीक है, एक बार जनरल डिस्कशन हो गया सेकेंड रीडिंग में, उसके बाद ये कमेटी स्टेज के पास चला जाता है। कमेटी स्टेज का मतलब क्या हो गया कि ये स्पेशल कमेटी के पास चली जाती है। कमेटी का मतलब हो गया कि उस कमेटी में एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि उस बिल की स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि अच्छे से उस बिल को पढ़ते हैं, जांचते हैं कि इस बिल में क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, या क्या कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, बिल में मॉडिफाई क्या कुछ किया जा सकता है। ये सब जो होता है ये कंसिडरेशन स्टेज में होता है, जो कि सेकेंड रीडिंग के भीतर ही आता है। ठीक है, एक बार ये हो गया, उसके बाद फिर ये कंसिडरेशन स्टेज में चला जाता है। कंसिडरेशन स्टेज में चला जाता है का मतलब ये है कि उस बिल के हर एक क्लोज़ को पढ़ा जाता है और हर एक क्लोज़ पे वोटिंग की जाती है। मान लो उस बिल पे अगर 5 क्लॉज है, 5 पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स में वोटिंग की जाती है। ठीक है, कि भाई किन किन क्लॉज को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। तो यहाँ तक हो जाता है सेकेंड रीडिंग कंप्लीट। तो हमने पहला रीडिंग में क्या देखा, पहले रीडिंग में सबसे पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करती है, तो वो फर्स्ट रीडिंग होता है। सेकेंड रीडिंग में ये जनरल डिस्कशन के लिए इन चारों में से किसी एक चीज़ को लेता है, उसके बाद ये कमेटी स्टेज के पास चला जाता है, और फिर कंसिडरेशन स्टेज। ऐसे सेकेंड रीडिंग कंप्लीट होता है। और फिर अगर थर्ड रीडिंग पे चले जाए, तो थर्ड रीडिंग पे या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, समझा। थर्ड रीडिंग में या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या तो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो हमें किस मेजॉरिटी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो याद रखना ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% + 1। ठीक है, अब मान लो कि लोकसभा में अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, और लोकसभा में टोटल आज के टाइम पे 543 सीट्स है, और 543 सीट्स है, और उसमें जिस दिन ये थर्ड रीडिंग होनी है उस दिन 200 लोग ही प्रेजेंट है, तो हमें बस 200 का 50% कितना हो गया, 100, और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ो तो 101 लोगों की सहमति चाहिए होगी। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, 50% प्रेजेंट इन वोटिंग, मोर देन 50% प्रेजेंट इन वोटिंग जो होता है वो जो है सिंपल मेजॉरिटी होता है। हालांकि मेजॉरिटी के भी कई टाइप्स होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और थर्ड रीडिंग में जो है या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से, या तो अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि बिल एक्सेप्ट हो गया, तो एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया तो ये चला जाएगा सेकंड हाउस में। अभी तो फर्स्ट हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ना। मान लो कि लोकसभा में किया गया था, तो लोकसभा में ये थर्ड रीडिंग कंप्लीट होगा, फिर ये राज्यसभा में चला जाएगा, और राज्यसभा में भी वही चीज़ दोहराई जाएगी जो कि लोकसभा में दोहराई गई।
कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट हाउस में दोहराई गई वही चीज़ दूसरे हाउस में दोहराई जाएगी। फर्स्ट रीडिंग होगा, फर्स्ट रीडिंग मतलब लोक राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे तो राज्यसभा में करेंगे, या राज्यसभा में किए थे तो लोकसभा में करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस तरीके से सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग वाला स्टेज पहुंचता है। जब थर्ड रीडिंग वाला स्टेज सेकंड हाउस में पहुंचता है तो वहाँ भी या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, है ना। तो या तो उस बिल को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा हाउस में सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। अगर एक्सेप्ट वैसे नहीं करेगा तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट करे कि भाई सेकेंड हाउस वाले को कुछ बातें जो है उसमें अमेंडमेंट, मतलब कि कुछ वो बातें मॉडिफाई करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि वो बिल को जो है अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट करने में क्या होता है कि अगर उन्हें सेकेंड हाउस को अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट करना है तो फिर वो फर्स्ट हाउस में रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं कि भाई मुझे ये बदलो पहले इस चीज़ को, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और या तो वो तो क्या होगा थर्ड रीडिंग में सेकेंड हाउस में क्या होगा, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो एक्सेप्ट विथ अमेंडमेंट करेंगे, या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये भी नहीं करेंगे तो उस बिल को पेंडिंग छोड़ देंगे, मतलब उस बिल पे हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे समझना कि थर्ड रीडिंग में अगर एक्सेप्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एक्सेप्ट विथ अमेंडमेंट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब या तो बिल को रिजेक्ट कर दे या तो उस बिल को पेंडिंग छोड़ दे 6 महीनों के लिए। देखो या तो रिजेक्ट कर दे तो ये तो ऑर्डिनरी बिल में जैसे ही सेकेंड हाउस रिजेक्ट कर देगा तो उसके बाद जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न हो जाता है, मतलब फिर दोनों हाउसेस के लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा और फिर सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग कराई जाएगी। तो अगर रिजेक्ट कर दे तो ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, और अगर रिजेक्ट ना करे, पेंडिंग छोड़ दे, मतलब हाँ भी ना बोले और ना भी ना बोले 6 महीनों के लिए, तो 6 महीने होने पे ये माना जाएगा कि सेकेंड हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया और फिर से जॉइंट सिटिंग का एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों हाउस के लोगों को एक साथ बिठाओ और फिर वोटिंग करवाओ। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे फ़ायदा लोकसभा का होता है, क्योंकि लोकसभा में नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि भाई एक क्लास में 500 बच्चे और एक क्लास में 200 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हमें इंडिविजुअली 50% का अगर हमें चाहिए होगा, समझो मान लो कि एक क्लास में 500 बच्चे हैं और दूसरे क्लास में 200 बच्चे हैं, और अगर हमें इंडिविजुअली अगर हमें इनका सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगा तो यहाँ पे मिल रहा है हमें कितना, यहाँ पे हमें 251 लोगों का वोट चाहिए, और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, यहाँ पे हमें 101 लोगों का वोट चाहिए, विच मीन्स कि हमें जो है इस हाउस में 251 और इसमें 101 चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें 251 की सहमति मिल जाती है लेकिन यहाँ पे 101 की सहमति नहीं मिल पाती है, तो वैसे केसेस में अगर जॉइंट सीटिंग बिठाया जाए तो 500, 200, 700 लोग एक साथ बैठेंगे, और 700 लोग अगर एक साथ बैठेंगे तो हमें कितना चाहिए होगा, हमें 351 की सहमति चाहिए होगी। अब फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी हमें 251 का तो बेनिफिट है, हमें ऑलरेडी 251 का बेनिफिट है, ठीक है, 251 का बेनिफिट है। इसको थोड़ा सा हम और ये करके समझते हैं, समझो मान लो कि भाई लोकसभा में भी कितनी सीट है, 543 है। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लोकसभा में 500 ही मानता हूँ, ठीक है, और राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए 200 ही मानता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1, मतलब हमें कायदे से तो 251 लोगों की वोटिंग चाहिए थी, लेकिन हमें लोकसभा में जो है 400 लोगों का सहमति मिल गया, 400 लोगों की सहमति मिल गई। लेकिन राज्यसभा में हमें सिर्फ 50 लोगों की सहमति मिली, ठीक है, 50 लोगों की सहमति मिली। हमें चाहिए कितना था राज्यसभा में, 101 लोगों की सहमति चाहिए थी, क्योंकि इतने लोग प्रेजेंट थे उस वक्त, तो 101 लोगों की सहमति चाहिए थी, लेकिन हमें 50 ही मिला। तब तो ये राज्यसभा से पास नहीं होगा, राज्यसभा में तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जब जॉइंट सीटिंग बैठेगी तो टोटल 700 लोग बैठ रहे हैं। अब 700 लोग में हमें 351 लोगों का चाहिए ना भाई, 700 लोगों में हमें कितना चाहिए, हमें 700 लोगों में 351 का चाहिए। अब तुम सोचो कि जैसे ही जॉइंट सीटिंग बैठा, ऑलरेडी 400 लोगों की वोटिंग हमें तो इसमें मिल रहा था, मतलब कि ऑलरेडी हमें टोटल कितना मिल रहा है, 400, मतलब कि 450 लोगों का सहमति मिल रहा है। तो कलेक्टिवली देखा जाए जॉइंट सीटिंग में तो 450 का मिल रहा है, ऑलरेडी पास हो जाएगा। तो जब भी जॉइंट सीटिंग होती है तो जॉइंट सीटिंग में लोकसभा को एक बड़ा एज मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग में बहुत ऐसा हो सकता है कि वो पास हो जाए। हालांकि जॉइंट सीटिंग अब तक सिर्फ 3 बार ही बिठाई गई है। अब वो कौन कौन से बिल में बिठाई गई है वो जब जॉइंट सीटिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल समझो जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में है, ठीक है। और जॉइंट सीटिंग कब बनता है, या तो सेकेंड हाउस उसे रिजेक्ट कर दे, और या तो फिर जो है
उसे 6 महीने के लिए पेंडिंग छोड़ दे, तो इन दोनों केसेस में जो है रिजेक्ट कर देगी तो इमीडिएटली जॉइंट सीटिंग बैठेगा। और इन तो 6 महीने तक अगर पेंडिंग छोड़ते तो जॉइंट सीटिंग बैठेगा 6 महीने के बाद। ठीक है, ये सारी बातें ऑर्डिनरी बिल पे लागू होती है, याद रखना। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डिफरेंट प्रोविजंस है। ठीक है, तो अब मानते हैं कि अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया उसके बाद ये चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब या तो उसे एजेंट दे देंगे, मतलब या तो अप्रूव कर देंगे, अप्रूव नहीं करेंगे तो या तो अप्रूव करेंगे या तो अप्रूव नहीं करेंगे, या तो फिर उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, मतलब फिर से उसे हाउस में भेज देंगे और बोलेंगे एक बार इसे रिकन्सिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल में ये तीनों काम कर सकते हैं, और इन तीनों कामों को प्रेसिडेंट का वीटो पावर कहा जाता है। इन तीनों कामों को प्रेसिडेंट का वीटो पावर कहा जाता है, और वीटो पावर प्रेसिडेंट का आर्टिकल 111 में होता है। याद रखना, ये भी प्रेसिडेंट का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट अपना ये तीनों वीटो पावर सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी दूसरे बिल में प्रेसिडेंट साहब का जो वीटो पावर होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल क्या है? मनी बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में है। ठीक है, अब मनी बिल क्या होता है? मनी बिल के लिए किसी भी बिल को अगर मनी बिल होना है तो उसके लिए समझो, उसके लिए क्या होगा कि ये जो बातें हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बातें और ये 7, ये जो 7 बातें हैं, ये 7 बातों का होना ज़रूरी है। 7 बातों का होना ज़रूरी मतलब कि हो सकती है कि ये सातों के 7 बात हों, नहीं तो सातों में से कोई एक बात भी अगर उस बिल में जुड़ जाए तो वो मनी बिल हो जाता है। ठीक है, तो वो मनी बिल हो जाता है। अब तुमको ये सातों के सातों पॉइंट याद नहीं करने हैं। ठीक है, मुझे याद करने हैं क्योंकि मुझे मेंस में आंसर लिखना है, लेकिन तुमको याद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से बस एक नज़र घुमाना है। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोविज़न्स जो है बिल को मनी बिल बनाते हैं। ठीक है, तो समझो, अगर बात टैक्स के इम्पोजिशन मतलब अगर कोई टैक्स इम्पोज किया जा रहा है या किसी टैक्स को एबॉलिश किया जा रहा है या किसी टैक्स को कम किया जा रहा है, कम बेसी किया जा रहा है, या किसी टैक्स में किसी और तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, या किसी टैक्स को रेगुलेट करने की बात अगर उस बिल में कही जा रही है तो वो मनी बिल होगी। मतलब कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रीमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, किसी टैक्स का अगर इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रीमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन किया जा रहा है तो वो जो है मनी बिल कहलाएगा। ठीक है, या फिर सरकार कितना लोन ले सकती है, सरकार कितना बोरो कर सकती है, अगर उस पर रेगुलेशन की बात की जा रही है तो भी वो मनी बिल होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमको समझ में आ गया कि या तो टैक्स से जुड़ी अगर कोई बातें हैं, टैक्स को एबॉलिश इम्पोज करने की कोई बातें हैं, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रीमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, तो वो मनी बिल होगा। या फिर यूनियन गवर्नमेंट के बोरोविंग को अगर रेगुलेट किया जा रहा है तो वो मनी बिल होगा। या फिर अब हमें पता है कि गवर्नमेंट की 3 फंड होती है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी और एक होता है पब्लिक अकाउंट। इसको भी हम लोग फंड वाले में काफ़ी इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है कि गवर्नमेंट के सारे पैसा, गवर्नमेंट का जितना सारा इनकम इसी फंड में आता है और सारा खर्च भी यहाँ से होता है। गवर्नमेंट को जितने भी सरकारी अफसर को सैलरी देना होता है इसी से देती है, गवर्नमेंट को कुछ भी खर्च करना होता है यहीं से करती है। गवर्नमेंट जितना कमाती भी है, चाहे वो टैक्स से कमाए, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाए, वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, वही कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एमरजेंसी पर्पज़ के लिए उसमें पैसे रखे जाते हैं। और पब्लिक अकाउंट जो होता है वो, मान लो अगर तुम पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा कर रहे हो तो वो सरकार के पब्लिक अकाउंट्स में आता है। ठीक है, तो अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, समझना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने, समझो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना या पैसा डालना, उसी तरीके से या तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना या पैसा डालना, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो भी वो मनी बिल होगी। ठीक है, मान लो सरकार ने कहा कि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इतने पैसे डालने हैं, तो इतना पैसा वो अपने मन से नहीं डाल सकते हैं। उनके पिताजी का तो अकाउंट है नहीं, वो अपने मन से नहीं डाल सकते। वो ऐसा तो नहीं कि बैंक के पास गए SBI में कि लो भाई डाल दो, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए गवर्नमेंट को एक बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर वो मनी बिल कहलाएगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इतना पैसा निकालना है तो भी उसे एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं निकाल सकती गवर्नमेंट। ठीक है, वही बात कंटीजेंसी फंड पे भी लागू होता है। तो जहाँ भी कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड के पेमेंट और विड्रॉल की बात आती है वो बिल मनी बिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से समझो कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा अप्रोप्रिएट करना है, मतलब पैसा निकालना है। ठीक है, सेम पॉइंट, एक तरीके से रिपीटेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो भी वो मनी बिल होगा। ठीक है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ
जो है कोई अमाउंट, मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इतना पैसा निकाला था कंसोलिडेटेड फंड से बजट के टाइम पे, और अब चूँकि महंगाई बढ़ गई है, हमें और पैसा चाहिए, तो अगर ऐसा भी कोई प्रोविज़न आता है तो भी वो मनी बिल हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, अगर गवर्नमेंट को, अब देखो अभी तक तो कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी के बारे में पढ़े, अब सवाल आता है कि अगर पब्लिक अकाउंट की बात आती है तो क्या होगा। अगर पब्लिक अकाउंट की बात आती है, समझो, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी ऑफ द इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, समझो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और मतलब इसको इन जनरल ये समझो कि जहाँ भी बात कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स की बात आती है, पब्लिक अकाउंट्स की बात आती है, वो बिल जो है मनी बिल हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या बोला, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड एबव, मतलब कि ऊपर हम लोगों ने जितने बात को डिस्कस किया उसमें से अगर सारी बातों में कोई एक भी बात अगर किसी बिल पे आती है तो हम उसको मनी बिल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मनी बिल क्या है, तो मनी बिल इतनी सारी चीज़ें हैं, समझ जाना, आर्टिकल 110 में मनी बिल। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अब कोई बिल मनी बिल होगा, इसका फाइनल ऑथेंटिकेशन किसका है, कौन बोलेगा कि ये बिल चलो मनी बिल है, तो याद रखना इसको स्पीकर ऑथेंटिकेट करता है, मतलब स्पीकर का अप्रूवल चाहिए होता है कि ये बिल मनी बिल है। ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल होगा, इसका फाइनल अप्रूवल स्पीकर के पास आता है, और स्पीकर के डिसीजन हाँ या ना को हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। स्पीकर का मनी बिल पे हाँ या ना को हम किसी भी जगह पे, किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्राइब्यूनल में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि हमने क्या बोला, हमने पढ़ा कि भाई ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी हाउस का मतलब है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, याद रखो। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, और फिर वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब राज्यसभा का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, राज्यसभा का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता मनी बिल में, मतलब हमें राज्यसभा की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। और चूंकि राज्यसभा की हमें अप्रूवल चाहिए ही नहीं है, मतलब राज्यसभा के रिजेक्शन और एक्सेप्ट करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर जॉइंट सीटिंग की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो मनी बिल में जॉइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कौन कौन से वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, हमने ये पढ़ा कि ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट जो है अपना तीनों वीटो पावर, चाहे वो एक्सेप्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो, या फिर उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना हो, रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने को हम प्रेसिडेंट का सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। ठीक है, तो या तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर ले, उसको हम एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं, या तो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे, सस्पेंसिव वीटो इसको कहते हैं। लेकिन जब बात मनी बिल की आती है तो मनी बिल में प्रेसिडेंट साहब का वीटो पावर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब कि या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने को हम प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट पावर कहते हैं, या तो प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया या तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए उसे नहीं भेज सकते। रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते का मतलब है कि प्रेसिडेंट साहब अपना सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते इन केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, तो ये तो हमने मनी बिल को समझा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल को। अब फाइनेंशियल बिल दो तरीके की होती है, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। अब फाइनेंशियल बिल का प्रोविज़न हमें आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 फाइनेंशियल बिल 1 की बात करता है, और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 फाइनेंशियल बिल क्लॉज 3 की बात करता है। समझना। ठीक है, अब समझते हैं कि फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा बिल जिसमें मनी बिल की बातें हैं, और मनी बिल के साथ साथ समझो आर्टिकल 110 की कोई भी बातें हैं, और उसके साथ साथ कोई दूसरे मसले भी हैं फाइनेंस के, तो हम उसे फाइनेंशियल बिल बोलेंगे। मतलब वो प्रॉपर मनी बिल नहीं होगा, वो फाइनेंशियल बिल होगा। मतलब ये समझो कि हर मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को, स्टेटमेंट को याद रखना। हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल हो कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि इस फाइनेंशियल बिल 1 से लेट्स कंसीडर कि इस फाइनेंशियल बिल 1 में आर्टिकल 110 की कोई बातें ना हो और सिर्फ अदर मैटर ऑफ फाइनेंसेस हो, तो वो फाइनेंशियल बिल 2 हो जाता है।
तो तुम सोचो अगर सिर्फ अदर मैटर ऑफ फाइनेंसेस हो तो क्या वो फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा? नहीं होगा। लेकिन वो सेम टाइम पे फाइनेंशियल बिल ज़रूर होगा। मतलब कि हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। अब फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है? फाइनेंशियल बिल 1 सिंपल सी बात है, अगर मनी बिल के साथ साथ कोई और बातें भी फाइनेंस की जुड़ी हुई है तो वो फाइनेंशियल बिल 1 है, और सिर्फ कोई और बातें फाइनेंसेस की जुड़ी हुई है और मनी बिल की कोई भी बातें नहीं है तो वो फाइनेंशियल बिल 2 होता है। ठीक है, वो फाइनेंशियल बिल 2 होता है। और फाइनेंशियल बिल 2 को एक ऑर्डिनरी बिल के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम फाइनेंशियल बिल 1 को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है? जिसमें मनी बिल और मनी बिल के साथ साथ कोई और भी बातें फाइनेंसेस के जुड़ी जाए तो वो फाइनेंशियल बिल 1 होता है। अब फाइनेंशियल बिल 1 को स्पीकर के ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि प्रॉपर मनी बिल को स्पीकर के ऑथेंटिकेशन के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को स्पीकर की अप्रूवल नहीं चाहिए। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, सिर्फ इसे भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लाइक मनी बिल में, जैसे मनी बिल को सिर्फ हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे और फाइनेंशियल बिल 1 को भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल के बीच की सिमिलरिटी को दिखाता है। लेकिन वहीं पे अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मनी बिल को स्पीकर के अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 को स्पीकर का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। ये 2 बातें पढ़ लिया। उसके बाद फाइनेंशियल बिल 1 को भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, प्रायर रिकमेंडेशन, वैसे फाइनेंशियल बिल 1 को भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है? तो मनी बिल के साथ कुछ सिमिलरिटी है। कुछ सिमिलरिटी क्या है कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। डिफरेंसेस क्या है? मनी बिल में स्पीकर का अप्रूवल चाहिए होता है, फाइनेंशियल बिल 1 में स्पीकर का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। अब सवाल होता है कि क्या फाइनेंशियल बिल 1 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होगा? तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि राज्यसभा का कितना कंट्रोल है। अगर राज्यसभा के पास फाइनेंशियल बिल 1 को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की क्षमता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान तो बनेगा ही बनेगा। तो ये बताता है कि इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के पास फाइनेंशियल बिल 1 में पूरी शक्ति है। ठीक है, तो इसमें जॉइंट सिटिंग बैठेगा, इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आ जाएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट तीनों वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रेसिडेंट उसको एजेंट भी दे सकते हैं, उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं और उसको रिकन्सिडरेशन के लिए हाउस में भेज सकते हैं। याद रखना, जब प्रेसिडेंट साहब वापस से किसी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं तो उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे अपना तीनों वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल बिल 1 समझ में आ गया। अब फाइनेंशियल बिल 2 समझो। फाइनेंशियल बिल 2 का मतलब हो गया कि अगर सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने की बात की गई है, समझो, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सिर्फ खर्च करने की बात की गई है और मनी बिल की और कोई प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सिर्फ खर्च करने की बात की गई है तो वो फाइनेंशियल बिल 2 में आएगा। और फाइनेंशियल बिल 2 को ऑर्डिनरी बिल के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। तो हमने ये देख लिया कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस हाउस में उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो फाइनेंशियल बिल 2 हमारा ऑर्डिनरी बिल ही है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। मतलब ऑर्डिनरी बिल को जैसे ट्रीट किया जा सकता है वैसे ही फाइनेंशियल बिल 2 को ट्रीट किया जा सकता है, सेम वे। ठीक है, और फाइनेंशियल बिल 2 क्या होगा कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सिर्फ खर्च करने की बात की गई है वो फाइनेंशियल बिल 2 के भीतर आएगा। ठीक है, अब समझो कि जो फाइनेंशियल बिल जो होती है ना उसे 75 दिनों के भीतर मतलब 75 दिनों के भीतर उसे लागू करना होता है। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बिल है जिस दिन इंट्रोड्यूस किया गया उस दिन से 75 दिन के भीतर उसे लागू किया जाता है। नहीं तो ये माना जाएगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए जितने की चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और फिर जैसे कि मैंने बताया कि एक मनी बिल ऑलवेज फाइनेंस बिल होता है, लेकिन एक फाइनेंस बिल हमेशा मनी बिल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो।